अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज इतवार का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ में लाए। ऑन दैट नोट अगर शो का आगाज़ करते हैं जी टॉप स्टोरीज के साथ, अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। बहरहाल हमारा दूसरा सेगमेंट होगा रमज़ान मुबारक में। यूजुअली हमारी रूटीन कुछ तब्दील हो जाती है। वैसे बहुत खूबसूरत महीना है क्योंकि ज़ाहिर है हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं इस महीने के आने का, लेकिन जो हमारे खाने पीने की रूटीन है उसमें भी थोड़ी सी ज़्यादती कहीं ना कहीं हो जाती है। इसे कैसे किस तरह कंट्रोल किया जाए, एक बयान रवि किस तरह इख्तियार की जाए, इसे भी बात करेंगे। बहरहाल जी शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद का पाकिस्तान का एक रोज़ा दौरा बहुत अहमियत का हामिल रहा, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ताल्लुकात की तो आई थिंक ये दोस्ती मिसाली है पूरी दुनिया में। और जिस तरह हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है सऊदी अरेबिया ने, वो भी लाजवाल है, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बहरहाल जी सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई और साथ साथ पाकिस्तानी जो मैशियत है ये भी कहा जा रहा है कि इसमें एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह का ये विज़िट था एक एमरजेंसी बेसिस पे बहुत फौरी अंदाज पे ये विज़िट किया गया डिफेंस मिनिस्टर साहब की जानिब से, सऊदी डिफेंस मिनिस्टर साहब की जानिब से, तो यकीनन जो किरदार हमारे आर्मी चीफ साहब के रहा, क्योंकि उन्होंने भी दौरा किया था सऊदी अरेबिया का और फिर उस पर इन्विटेशन भी दिए थे, यकीनन ये उसी इन्विटेशन की सिलसिले की एक है जिसे बहुत ज़्यादा अपलॉड किया गया है दोनों ममालिक की जानिब से। बहरहाल जी हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन शम्स, जर्नलिस्ट हैं। नौरीन, वेलकम टू द शो। नौरीन के साथ तशरीफ़ फरमा हैं शाहीन अतीक, जर्नलिस्ट हैं। शाहीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। शाहीन, अगर आपसे स्टार्ट करूँ तो सऊदी सऊदी डिफेंस मिनिस्टर साहब का जो दौरा है पाकिस्तान का, यकीनन बहुत सारी नज़रें थीं जब ये दौरा अनाउंस भी हुआ और फिर उसके बाद कहा गया कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं यहाँ पे, तो यकीनन पाकिस्तान एक इंतज़ार की कैफियत में था, क्योंकि गवर्नमेंट नई हुकूमत का आ जाना, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया का इस तरह मुबारकबाद भी पेश करना, अपलॉड करना, और फिर उसके बाद ये यकीन दहानी कि हम तमाम तर मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, सऊदी अरब का ऐसा कहना है, इसे किस तरह देखती हैं? पाकिस्तान के लिए अभी एक मुश्किल घड़ी है। जाहिर सी निगरान हुकूमत के बाद एक नई गवर्नमेंट का आना, और जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं सिर्फ मौशी चैलेंजेस नहीं हैं, सिक्योरिटी के हवाले से और ओवरऑल हर सेक्टर में देखें कि बहुत सारे मसाइल हैं जहाँ पे चैलेंजेस हैं। और वहाँ जब ऐसे मसाइल होते हैं, दो ममालिक की बात की जाए तो वहाँ जब चाइना की बात करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है हमारे सामने सऊदी अरब का है। तो ये विजिट उस हवाले से भी बहुत अहम है और एक ख़ास दिन के मौके पर, और एक अच्छा मेरे ख्याल से एक ये मौका था कि 23 मार्च की तकरीब के मौके पर उनको बुलाया भी गया। एक मतलब एक साजगार माहौल था। और वो जो परेड पाकिस्तान में यूजुअली एक सिंबॉलिक इवेंट होता है, उस पर भी उन्होंने शिरकत की चीफ गेस्ट के तौर पे, और यकीनन एक बड़ी खूबसूरत कैफियत थी वहाँ पे। और फिर जब अब मेहमान को इतना अच्छा एक प्रोटोकॉल वो मिलता ही है, लेकिन इतनी बड़ी तकरीब में इतनी खास दिन पे आना, तो दोनों तरफ एक मस्बत पैगाम भी जाता है। तो सिक्योरिटी के हवाले से भी देखा जाए तो बहुत अच्छे कुछ इक़दाम के हवाले से हम उम्मीद की जा सकती है। मौशी हवाले से ऑफ कोर्स हम सऊदी अरब की तरफ माजी में भी हम देखा है, अब भी देखेंगे, क्योंकि जब मुश्किल वक्त होता है, जब पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए उसी तरह खड़ा है जिस हद तक, जिस कैपेसिटी में हम उनके लिए कर सकते हैं, तो उम्मीद भी यही रखते हैं। और हमेशा मेरे ख्याल से कभी उम्मीद हमारी नाउमीदी में तब्दील नहीं हुई। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल जी, तो बिल्कुल ठीक, वेरी वेल सेड। नौरीन, आपकी तरफ अगर आऊँ मैं, क्योंकि जाहिर है पाक सऊदी अरेबिया की बात की जाए, क्योंकि पाक चीन भी एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया दो इस्लामी दुनिया के ऐसी बड़ी ताकतें हैं, एक ऐसी सेन वॉइस है, चाहे वो OIC का प्लेटफॉर्म हो, चाहे दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो। हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया एक वर्ल्ड लीडर की हैसियत से हमें नुमायाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ दिखाई देता है। पाकिस्तान की हर मुश्किल घड़ी में साथ देना, फिर उसके बाद एक ऐसे दिन पे आ जाना कि जहाँ पाकिस्तान ने पावर शो किया और उसमें इतनी अहम शख्सियत का सऊदी अरब से आना, इसको किस तरह देखती हैं? क्योंकि ज़ाहिर एक बहुत बड़ा सिग्नल है दुनिया की तमाम तर ताकतों के लिए कि हम एक हैं। Absolutely. I mean, the way my fellow journalist just said कि हमारे लिए तो बहुत डेफिनेटली बड़े अच्छा है, क्योंकि हम इसको ऐसा देख रहे हैं कि ये पावर शो ही था। ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज था जो नॉट ओनली जस्ट फॉर दिस खत्ते के लिए बल्कि ऑल ओवर इंटरनेशनल बिरादरी के लिए, अगर हम फॉरेन रिलेशंस में देखें तो ये जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये दिफाई कुव्वत के हवाले से है। ये उस अस्करी क़यादत के साथ होना। अभी हम देखें कि अगर इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद एक अब दोबारा से जो एक शक्ल निकल कर सामने आई है, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है, पूरी नज़रें पाकिस्तान की तरफ लगी हुई हैं। और उसके साथ अगर हम देखें कि सबसे बड़ा हमारा जो एक
है, साथ साथ पाक चीन की बात आपने की, लेकिन साथ साथ हमारे जो दूसरे शोल्डर पे खड़ा है वो हमेशा के सऊदी अरब है। No doubt, no doubt. तो अगर एक तो ये कहना कि इसके दो असर और रसूख हो सकते हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारी जो मईशत है उसका भी जवाल जो है, अब हम कहेंगे कि ख़त्म जो हो रहा था, तो उसकी बात जो आ रही थी कि बाज़ गश्त हो रही है कि अब हम बहुत मुश्किल हालात में हैं, तो ऐसा लगता है वो तमाम जो एक किस्म की जो बातें हैं उसका भी जवाल होगा यहाँ पर, वो दम तोड़ने जा रही हैं। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नॉट ओनली कि मईशत के हवाले से वो हमारे साथ साथ खड़े हैं, और जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस वक्त शिकार है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। हमारा एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गजा के तौर पर, उसके हवाले से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमेशा पाकिस्तान की ज़रूरत रही है, सऊदी अरब को भी। तो वो दिफाई कुव्वत, फिर अस्करी क़यादत, फिर हमारी सिविलियन हुकूमत, ये सारे सब जब एक पेज में खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो अहबाब हैं, वो भी साथ हमारे खड़े हैं, चाहे उनको हमारी ज़रूरत हो या हमें उनकी ज़रूरत हो, हम सब साथ साथ हैं। और लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ऐसा नहीं है कि कोई फ्रिक्शन नज़र आ रही है किसी इदारे के साथ। तो आई थिंक दैट्स स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट वी हैव गिवन। और साथ साथ मईशत के हवाले से तो ऑब्वियसली हम साथ खड़े ही हैं, SIFC का भी कयाम है और उसका तो बेसिक प्रिंसिपल ही यही है कि किस तरीके से जो बाहर के जितने भी ममालिक हैं उनको नॉट ओनली कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्हीं को लेकर आए, बल्कि और ममालिक को भी लेकर आए ताकि उनका भी हौसला बहाल हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाहीन, जिस तरह हम देखते हैं माजी में अगर हम नज़र दौड़ाएं थोड़ी सी, तो हमें दिखाई देता है कि शरीफ बरादरान प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत अच्छे और बड़े बहुत ज़बरदस्त किस्म का बॉन्ड रहा है सऊदी गवर्नमेंट के साथ। और फिर उसके बाद चाहे वहाँ पे कोई मुआशी प्लान हो या फिर कोई भी ऐसा प्लान हो, तो हमेशा सऊदी अरब ने पाकिस्तान की जो पनाही की है साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। और हम जब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की या नवाज शरीफ साहब की, तो बहुत अच्छे टाइज हमें दिखाई देते हैं माजी में भी। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि ये जो ट्रस्ट है इसको मजीद डेवलप किया जा रहा है। और ऐसे वक्त में इस शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म होना ये एक पॉजिटिव समझा जा सकता है, क्योंकि जब इनके टर्म हमेशा जब इनका दौर आया है सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत आई है, मज़ीद वुसअत आई है। और कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कुछ भी नए प्रोजेक्ट शुरू करने के हवाले से बहुत एक पूरी हिस्ट्री है कि जब उनकी गवर्नमेंट रही है हमारे रिलेशन जो ऐसे बेहतर रहे और पॉजिटिव ही रहा। अब कुछ लेकिन एक फेज ऐसा भी आया कि जब हमारे अच्छे भले ताल्लुकात जो बने हुए थे माजी में, तो वो एक इस वक्त ऐसे हालात में जब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने दोस्त ममालिक से, कुछ ममालिक को दोस्त बनाने की, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि दुश्मनी बढ़ाएं। हमें चाहिए, हमें मजीद जो दोस्ती है उस दोस्ती को वुसअत दें और नए दोस्त बनाएं, लेकिन हम तो पुराने दोस्त ना खो दें। तो ऐसे मौके पर इस गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ का होना, जहां वो उनकी ऑलरेडी टर्म सऊदी ममालिक से, सऊदी अरब से खासकर उनके बहुत अच्छे रहे या इस गवर्नमेंट के रहे, तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है मेरे ख्याल से कि आगे हम देख सकते हैं कि मजीद जो है इस हवाले से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट, कुछ अच्छे और मजीद विजिट भी हम देखते हैं दोनों ममालिक के दरमियान रिलेशनशिप में। समझती हूँ कि आगे बेहतरी की गुंजाइश काफ़ी नजर आ रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये उम्मीद करते हैं हम डेफिनेटली। नौरीन, कल एक और बड़ी डेवलपमेंट थी पाकिस्तान के लिए, एक ऐसा दिन कि जब पाकिस्तान के वजूद में आने की जो एक रेजोल्यूशन थी वो पास हुई और फिर उसके बाद पाकिस्तान वजूद में आया। यौम पाकिस्तान पर शानदार जो परेड हमने देखी कल, उसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब का जो मैसेज था टू द एंटायर नेशन एंड द एंटायर वर्ल्ड, मैं उसको भी देखता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से उन्होंने एक मिलकर चलने की मुफाहमत की बात की कि एक ऐसी सियासत की जिसमें पाकिस्तान का पहले सोचा जाए, ना कि बल्कि दीगर इशूज़ की बात की जाए। इसको किस तरह देखती हैं इस तरह के सिनेरियो में जहाँ सियासी इख्तलाफ भी बहुत सारे हैं, ऑपोजिशन नहीं चाहती कि पाकिस्तान की जो बहाली का सफ़र है वो जारी रहे, क्या कहेंगे? आई सी द फुल पिक्चर इज नाउ। मैंने कहा ना कि जैसे बहुत इस वक्त हमें नज़र आ रही है कि कोई फ्रिक्शन किसी इदारे के माबैन नज़र नहीं आ रही, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि फ़ौरन से जैसे एक हुकूमत जो है मंजर आम पे आई, हमने देखा, फिर सदर जो है आसिफ अली जरदारी साहब आए और बड़ा मैं कहूँगी कि साउंड और एक वोकल वॉइस जो है मिली है इस ओहदे को, इस आफ्टर लॉन्ग टाइम, जहाँ पे ये नजर नहीं आ रहा कि कौन किसका स्पोक्स पर्सन है। वो एक रियासत के हवाले से बात करें और रियासत में तमाम इदारों को साथ में लेके चलने की बात की जाती है। और मेरे ख्याल से सदर आसिफ अली जरदारी की तो एक मशहूरियत इसमें मैं हूँ इसी में ही है कि वो मफाहमत को जो है हमेशा रास्ता अपनाते हैं और सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वो इस वक्त का जो एक सिस्टम बनता हुआ नजर आ, जो चेहरे हैं
वो बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, वो तजुर्बेकार लोग हैं, तो उनको पता है कि मामलात को आगे किस तरीके से लेके जाना है, क्योंकि हमारे इस वक्त मुआशी हालात जो है सबसे बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज के साथ साथ सिक्योरिटी के सबसे बड़े मसाइल हैं। अगर हम किसी के साथ ना चलने की बात करें या किसी के साथ कोई मफाहमत का रास्ता ना अपनाएं, तो ये ना सिर्फ हमारी पाकिस्तान के जो मसले हैं, अंदरूनी मसाइल, उसके लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। और ये एक ऐसा दिन है, यौम पाकिस्तान, जब इंसान एक बड़ा पेट्रियोटिक भी फील कर रहा होता है और पूरी दुनिया जो है उस वक्त देख रही होती है। हमारे पड़ोस ममालिक भी इस चीज को बड़ा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये जो एक मूड है ये क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या इनके हालात हैं, क्या ये दाखिली तौर पे चीजें देख रहे हैं, क्या खारजी मामलात को देख रहे हैं। तो आई थिंक ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है। आई थिंक इंतखाब बहुत अच्छा है कि जैसे ही हुकूमत बनी उसके बाद ये बहुत अच्छा दिन मिला, देखने को मिला कि किस तरीके से तमाम तर इदारे एक साथ खड़े हैं और किसकी जो काविशें हैं उसमें ये रंग ला रही हैं कि इस तरह के बड़े बड़े मेहमान भी उस दिन हमारे साथ शामिल हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग कहें कि भाई पाकिस्तान बड़ा तन्हा हो गया, जो कि पहले के बड़े मफरूजे बयान किए जाते थे। सही। अच्छा, कल की हमने परेड में एक खास बात ये भी देखी, यूजुअली ऐसे होता है लेकिन एक तवील मुद्दत से ऐसा नहीं हो रहा था। चीन और आज़रबाईजान के जो फौजी दस्ते थे वो भी शामिल हुए, फिर सऊदी वज़ीर दिफा साहब का एज गेस्ट शामिल होना। यकीनन ये 2-3 ऐसे हमारे ममालिक हैं कि जिनकी तरफ पाकिस्तान जब भी देखता है तो हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज हमें दिखाई देता है कि वहाँ से एक पॉजिटिव रिस्पांस आता है। अब चाइनीज़ और आज़रबाईजान के जो फौजी दस्ते हैं परेड में उनकी शिरकत, यकीनन ये जो पावर शो, जिस तरह नौरीन ने भी कहा कि ये वाकई एक पावर शो था कि दुनिया को बताना है कि पाकिस्तान कितना स्टेबल है, कितना अगर बात की जाए जो हमारी सॉवरेनिटी है उस पर भी कोई आंच नहीं आ सकती, नो मैटर व्हाट। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि जाहिर है कल का जो परेड थी वो सिर्फ परेड नहीं, एक मैसेज भी था दुनिया को। मैं कहती हूँ एक अच्छी स्ट्रेटजी थी, एक ख़ास दिन के मौके को चुनना। कहने के आपका विजन बेहतर था कि आपने सोचा कि ये एक दिन खास दिन है और इसी दिन मैसेज कन्वे किया जा सकता है, और वो भी वो दिन जो 23 मार्च का हो जब आपने करारदाद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा दिन है। तो उस दिन जहाँ पे इतने सवालात पाकिस्तान पे उठ रहे हो, लोग उंगलियां उठाने वाले मौजूद हो, हमारे इंटरनल मैटर्स मासी में जो इतने डिस्टर्ब रहे, मसाइल का शिकार हैं, तो वहाँ मस्बत खबरों की, मस्बत पैगाम की, एक पॉजिटिव जेस्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये एक बेहतरीन मौका था कि ऐसे मौके पर अपने दोस्त ममालिक को अपने कुछ नए दोस्त बनाने के लिए भी उनको बुलाना और एक बताना कि खासकर जब फौजी दस्तों को भी बुलाते हैं तो लगता है कि जी वो आप में कितनी कुर्बत है, साथ खड़े हैं, हर मुश्किल वक्त में वो आपके साथ ही खड़े होंगे। जी बिल्कुल सही, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। नौरीन, कॉम्बिनेशन की अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है कोलिशन गवर्नमेंट है, बड़े खुश असलूबी से मामलात भी तय हुए, हमें कोई नाराज़ भी बज़ाहिर दिखाई नहीं दिया कि कोई इस तरह की नाराज़गी सामने आई हो कि जहाँ हुकूमती हल्कों पे, हुकूमती बेंचेस पे बैठने में के बाद कोई ना कोई ऐसी नाराज़गी। तो यकीनन एक बड़ा खुशाइंद अमल है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इज़ लीडिंग द एंटायर कैबिनेट, ये भी बहुत अच्छा है। और फिर उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब का, ये बहुत क्रूशल साबित हो सकता है आने वाले वक्त में। ऐसा कि आपको लगता है कि आने वाले जो इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान फेस कर रहा है या इज़ गोइंग थ्रू, ये जो सिचुएशन है, अब हम बहुत जल्दी से बाहर निकल जाएंगे? बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये जो एक पूरी टीम है, ये एक बड़ी तजुर्बेकार टीम है। पाकिस्तान के मामलात में, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे मिलिट्री हो, सबको साथ में लेके चलना एक बहुत ही, मैं कहूँगी कि एक तजुर्बेकार टीम का ही होना इसमें बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंट पास में हमने देखा बहुत से मसले मसाइल और फ्रिक्शन हमें नजर आई बहुत सारे इदारों के दरमियान। अब देखें, सबका जो एक बड़ा कहते हैं ना बादुल नजरी में हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, जो तजुर्बेकार लोग होते हैं वो 5 सालों के आगे की प्लानिंग कर रहे होते हैं, उनके अपने भी कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, एक पॉलिटिकल डायनेस्टी है उसको भी उनको नजरें रखनी है। लेकिन साथ साथ अभी सबका जो एक वाहिद जो है, मैं कहूँगी चैलेंज है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जाए, मईशत को किस तरीके से बेटर किया जाए, खित्ते में पाकिस्तान की सिक्योरिटी और उसके तमाम तर वो जो इस वक्त हम 6 साल में 5 साल में खो चुके हैं उस पोजीशन को कि बात कोई करने को तैयार नहीं है। इवन जो आपके अपने दोस्त थे, वो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट थे जो कहते हैं ना कि जब IMF की भी डील्स हो रही थी तो उनकी एक कहते थे कि उनकी क्रेडिबिलिटी चाहिए, उनकी श्योरिटी चाहिए, वो भी उससे दूर चली गई। तो आई थिंक ये चीज मैसेज अगेन देना बहुत जरूरी है। एक ट्रस्ट डेफिसिट जो करना, जो हो गया था, जो खला पैदा हो गया था, उसको बहाल करना बहुत जरूरी है। आई थिंक इस टीम में इतना जो है कैपेबिलिटी है कि वो आगे 5 सालों को देखें, इसको कोशिश करें और खासतौर पर जो चैलेंज है सबसे बड़ा मुआशी, उसको निपटने में जो है अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज स्टोरी। पाकिस्तान शराकतदारी को मजीद गहरा करने के लिए तैयार हैं चीनी सदर। कल हमने देखा एक बड़ा पॉजिटिव
मैसेज यूजुअली हम देखते ही हैं कि चाइना एक बहुत अहमियत का हामिल है इस पूरे खित्ते में, क्योंकि ज़ाहिर एक बहुत बड़ी सुपर पावर है और फिर पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े दिखाई देते हैं। पाक चीन दोस्ती वो कहते हैं जी लाजवाल है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और पहाड़ों से ऊंची और समंदर से गहरी। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सा एहसास है, क्योंकि एक तो पड़ोसी मुल्क है, फिर उसके बाद इतनी बड़ी इकॉनमी होने के बावजूद, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह वो पाकिस्तान का साथ देते हैं, सीपैक एक मुंह बोलता सबूत है इस पूरी सिचुएशन में। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट का ये कह देना कि पाकिस्तान ने वो तमाम तर चीज़ें कवर कर ली हैं जो इश्यूज़ थे या जो भी प्रॉब्लम्स पिछली हुकूमतों में थी, वो नाउ इट्स बैक ऑन द ट्रैक, ये कितनी खुशाइंद बात है? इसको पॉजिटिव ही जाहिर पर लिया जाएगा। अच्छा, जहां आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान चाइना दोस्ती पहाड़ों से भी की बुलंदी पर है, दोस्ती दोनों दो तरफा होती है और जितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन कभी आप इसको लाइट ना लें कि भाई हमारी तो दोस्ती पक्की है, हम जो कुछ बुरा कर जाएं, जो हमारी स्ट्रेटेजी बुरी हो जाए तो बस जरूरत नहीं है। पिछली हुकूमत की तरफ अगर आप मुस्तकिल मिजाजी में उस दोस्ती के, अगर किसी पौधे में पानी आपको मुसलसल डालना पड़ता है ताकि वो परवान चढ़े, तो लेकिन ये खुशाइन बात जरूर है कि अगर पानी काफी अरसे नहीं दिया फिर भी आपका दरख्त हरा भरा अभी भी सलामत है, उम्मीद बाकी है। तो और अब मौजूद आपको मिला है, तो मेरा ख्याल से बड़ा डिप्रेसिंग भी था 2018 के बाद जिस तरह की सिचुएशन पैदा हुई। कई फैसले जो है वो मसाइल का शिकार है, लेकिन आपके लिए लेकिन आप उस दोस्ती को जाहिर से शुक्रिया तो जरूर अदा करना चाहिए जहां कई ममालिक से आपके जो मामलात हैं वो मुतासिर हुए, लेकिन चाइना फिर भी आपके साथ है और पॉजिटिव मैसेज के साथ आपके साथ है। ये बड़ी खूबसूरत बात है नौरीन, जो बात अभी शाहीन ने भी की। ज़ाहिर है पाक चीन दोस्ती की जब बात करते हैं 2018 के बाद एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि जिसमें बाकायदा तौर पर चाइना को ये कहना पड़ा कि जो सीपैक का प्रोजेक्ट है या फिर और दीगर जो पाकिस्तान में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं चाइना के, उसमें थोड़ी सी मंदी आई। हमने देखा कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई गई कि उसे बिल्कुल इग्नोर किया गया और फिर उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब को दौरा करना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर है वो जाके पूरा एक ट्रस्ट जो कि फ़ौज ने इतने साल लगा के पाक फ़ौज ने बनाया था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमें देखा कि 2018 के बाद जो पॉलिसीज़ थी हुकूमत की उसमें रिफ्ट आई। तो अब जो सिचुएशन है, क्योंकि ज़ाहिर है चाइनीज़ प्रेसिडेंट, चाइना ने सबसे पहले हुकूमत बनने के बाद भी मुबारकबाद दी, फ़ोन किए वहाँ से चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर उसके बाद अब ये कह देना, इसको किस तरह कितना पॉजिटिव देखती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो ये इस तरह के इवेंट्स होते हैं ये हम इसको ज़्यादातर जितना अंदरूनी उसमें देख रहे होते हैं, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनली साइट में देखते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा मामला होता है। नॉट ओनली कि हम ये दिखाएं, चाइना ये भी दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के मामला जो भी जिस तरह से रहें, चाहे वो उसको कोई भी दुश्मन उसकी तरफ आंख उठा के देखे या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कोई भी इसको मतलब प्रेशराइज करे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो ये उनके लिए भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वी आर टुगेदर स्टिल। हाउएवर जो भी हमारे इश्यूज हों उनको हम कहते हैं ना, अक्सर हमारी जब भी इंटरनेशनल बरादरी सवाल उठाती है तो कहते हैं कि ये हमारा आपसी मामला है, हम जो भी है इसको सेटल करेंगे। 2013 के बाद से जो एक बड़ा सिलसिला इस खत्ते में शुरू हुआ सीपैक, और पूरी दुनिया की नजरें इस पे लगी रहीं और बहुत हद तक वो जो ताकतें थी वो कामयाब भी रहीं और फिर कुछ अपने भी कहते हैं ना खामियां रहीं 2018 के बाद से, कि इस सिलसिले को थोड़ा सा दबाया गया, रोका गया और उसको बहुत ज्यादा एक मैं कहूंगी जिस तरह से मंदी का शिकार आपने कहा ना कि ये हो गया और ट्रस्ट जो था वो कहीं ना कहीं लूज होता हुआ नजर आया। तो इस हुकूमत के बाद आने का वही सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। तो जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो खत्म हो रहा है, उनका भी हौसला बहाल हो रहा है, भरोसा बहाल हो रहा है और वो उसको लुक फॉरवर्ड करते हैं कि जहां IMF से डील हो रही हो वो हम उस पे भी आपके श्योरिटी हैं, वो साथ साथ कहते हैं कि भाई हम जो है इसके साथ खड़े हैं साथ में। तो एक उनको भी मैसेज जाता है कि भाई आने वाली डील में ये भी इनके साथ है तो वो भी इनको कर सकते हैं। बाकी अगर अमेरिका या यूरोप के मामलात को देखें तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको एक फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से देते हैं। और दूसरा सीपैक के साथ साथ जो ऑलरेडी हैं प्रोजेक्ट्स और इसके अलावा नए इनिशिएटिव हैं वो खुद भी अब चाइना चाहता है कि वो ले और जो तातुल का शिकार प्रोजेक्ट्स हैं उनमें दोबारा काम शुरू हो। राइट, बिल्कुल ठीक है। शाहीन, मैं एक और इसी सिनेरियो में एक सवाल जो कि मेरे जहन में था, अगर हम बात करते हैं सीपैक की, पाक चाइना दोस्ती की, क्योंकि ज़ाहिर है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया, नौरीन ने भी कहा। और चूंकि दोनों ममालिक की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि यहाँ दोनों ममालिक की जो स्ट्रैटेजी रही है, चाहे चाइना की, हम देखते हैं कि जो ट्रेड का एक खूबसूरत एलिमेंट है कि वो हर मुल्क से ट्रेड करना चाहते हैं, अपनी जो ट्रेड है उसे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान को वो तमाम तर चीज़ें सीपैक की मद में भी दी गई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा कॉरिडोर, ना सिर्फ ये कॉरिडोर है बल्कि ये इसको अगर इन द लार्जर पिक्चर देखें तो ये पाकिस्तान के सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो मुआशी सिचुएशन से हमें बाहर निकाल सकता है, यानी जो चैलेंजेस थे। तो आपको नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट के बाद ख़ास तौर पर फिर
चाइनीज़ प्रेसिडेंट का ये कह देना कि वी आर हैप्पी विद दी प्रोग्रेस जो कि पाकिस्तान ने दिखाई है, ये जो आने वाले 5 साल हैं इस पे किस तरह इम्पैक्ट हो सकते हैं? सी पैक का प्रोजेक्ट तो स्पेशली मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए इतना ही अहम है कि अभी जो हमारे फाइनेंशियल इश्यूज भी देख लें, मौशी हवाले से, जॉब क्रिएशन के हवाले से बहुत पॉजिटिव जहाँ है, बिल्कुल ऐसे वहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी और खत्ते में अहमियत के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की अहमियत, अगर ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कामयाब भी होगा, मजीद आगे जाएगा जी। तो पाकिस्तान की अहमियत इस खत्ते के हवाले से बहुत आगे बहुत बढ़ अहम जाएगी, नजर आती बिल्कुल है। ऐसे, जी, और सही। ऐसे मौके पर एक मजबूत साथी, एक मजबूत दोस्त आपके साथ है, और वो जो ऑलरेडी फाइनेंशियली, जो इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया की मईशत में जिसका एक रोल बहुत बड़ा है, तो वो अगर कहता है तो उसका स्टेटमेंट तो माने रखता है ना, कि एक बड़ा ऐसा दोस्त आपके साथ खड़ा है जो बिल्कुल मजबूत है। फाइनेंशियली भी अब देख रहे हैं कि वो एक मईशत के हवाले से दुनिया में जो उसका अरे ओवरऑल अब है। तो नंबर 1 पे हैं। हाँ, नंबर चाइना 1 की अगर बात की जाए, चाइनी मईशत इस वक्त नंबर 1 तो मानी एक जाती है। नंबर 1 ने आपको कह दिया कि वो आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, तो एक सनत का दर्जा ही रखती है ना, कि बिल्कुल वो, और ऐसे। आप एक मजबूत दोस्त आपके साथ खड़ा हो तो आपका हौसला बढ़ता भी है, और आगे आप मजीद, आपको लगता है कि उम्मीद पॉजिटिव है, आगे तो मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। पॉजिटिव सूरत हाल है, पॉजिटिव खबरें आएंगी तो उसका इम्पैक्ट भी होगा, दूसरे ममालिक भी आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। क्विकली नौरीन, टाइम कम है हमारे पास। SIFC मुल्क का मुस्तकबिल फोर्सेस की कुर्बानियाँ रहेगा, नहीं जाने देंगे, ऐसा कहना था गवर्नर सिंध साहब का। बहुत सेन और बड़ी पॉजिटिव वॉइस हमने देखा कि एक ऐसे मनसब से आती है कि जहाँ SIFC को भी अपलॉड किया जा रहा है, फिर उसके बाद हमारी जो पाक अफवाज की कुर्बानियाँ हैं, बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कुछ वाक़यात माजी में भी ऐसे हुए कि जिससे हमारी जो डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशन है, ख़ास तौर पे जो हमारे पाक अफवाज का इदारा है, उसे बहुत ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश की गई। तो आपको नहीं लगता कि एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अवाम के ऊपर कि इन तमाम तर इशूज़ को बड़े गौर से देखा जाए, और फिर जो हमारे डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो वकार है उसे बुलंद करना हमारी ही जिम्मेदारी है? क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली हमारी ही जिम्मेदारी है। और जैसे हमारी यूथ है, उस वक्त प्रोपेगेंडा होता है, मनफी प्रोपेगेंडा का, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत से ऐसे मैं कहूँगी नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे 5th जनरेशन वॉर है, तो जो बयानिया है, नैरेटिव की जंग है सारी, कि आप किस तरीके से उसको क्रिएट करते हैं। और ये सेम वॉइस है, एक बड़ी काविश है, क्योंकि SIFC के बारे में बात की जाए तो वो यही है कि ना सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड कोई पॉलिसी ऐसी हो कि जहां पर हम इन्वेस्टर्स को या माशी मामलात में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में लेकर आए, बल्कि तमाम जो हमारे सूबे हैं, सूबों का भी इसमें अहम और कलीदी किरदार होगा। और आपको याद होगा कि जब सूबा सिंध की बात आती है और वफाक की बात आती है तो बड़ा एक यहाँ पर एक रिजिडनेस नजर आती रही है। माजी में NFC अवार्ड आया, उस पर फिर 18वीं तरमीम के बाद जो भी इश्यूज क्रिएट होते हैं या स्टेटमेंट आती हैं, वो कहीं ना कहीं कोई प्रोपेगेंडा बनता हुआ नजर आता है। और वो बयानिया जबकि एक साथ चलना है, एक हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है, उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो आई थिंक जो एक मैसेज है अगेन वही कि अब हम सब एक साथ पेज पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सूबों की तरफ से भी एक बात आ रही है, हमारे जो सदर हैं उनका भी ताल्लुक जो है सिंध से है। तो आई थिंक इट फील्स लाइक एक गुलदस्ते की तरफ पे जो है एक बड़ी पिक्चर अच्छी आ रही है। कोशिश की जाएगी कि जो इस्तेसाल होता रहा है या जो पहले की बहुत शिकायतें हैं वो दूर की जाएं और सबको साथ मिला के, क्योंकि देखें बाहर का जो इन्वेस्टर है, जो स्टेक होल्डर है, जो बाहर से सरमायादार आते हैं, वो यही देखना चाहते हैं कि इनके अंदर जो है के मामलात वो कितने बेहतर हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हों, चाहे वो उनके अपने पॉलिटिकल इश्यूज हों। जब वो स्टेबल होंगे, वो तमाम चीजें बेहतर होंगी, तो उनका हौसला बढ़ेगा, वो आएंगे और पाकिस्तान में अपने सरमायाकारी। राइट, नौरीन शम्स, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने वक्त निकाला। शाहीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे रमजान मुबारक के हवाले से। कीप वॉचिंग द पेज एड। दुनिया के अंदाज बदल गए। अहम इश्यूज के ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते। कि देखनी है कि इसके पीछे जिम्मेदारी कौन है। यही है ना प्रॉब्लम कि हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी बात को रखना कैसे है। क्या हमने खुद को बदला? सर फहरिस्त जो तजवीज़ रखना चाहता हूँ वो है निसाब में तब्दीली। सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस ही करते हैं जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि मोबाइल ने हमारे बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। पीडोफिलिया इज द मेन इशू एज वेल दीस डेज जो उजागर हो रहा है। मुहज़्ज़ब मुआशरे आला अखलाकी अक़दार को फरोग देते हैं, जिससे एक मुहज़्ज़ब कौम का वजूद सामने आता है। बाहर की दुनिया वही देखेगी जो आपका असल चेहरा है। पहले आप तो देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
वो कौन से मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है और अगर अभी बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे, बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सकते। देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। जमहूरी नज़्म में हक़ाइक़ सियासी हों या माशी, लाजिम है कि दस्तूर की हदबंदियां हों ताकि जमहूरी इदारों पर अवाम का एतमाद बरकरार रह सके। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी वहदत जरूरी है। माशी तवाज़ुन, सियासी बर्दाश्त, इख्तिलाफ राय की तौक़ीर और आइन की बालादस्ती, इन तमाम उमूर से जुड़े हक़ाइक़ परखने और जानने के लिए देखिए प्रोग्राम शाहराए दस्तूर शब 11:05 हर हफ्ते और इतवार की रात सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। हम बात कर रहे थे, हमने अनाउंस किया था कि रमज़ान मुबारक के हवाले से बात करेंगे क्योंकि एक बहुत खूबसूरत महीना है। अल्लाह पाक की जो तजल्लियात हैं, रहमतें हैं, उसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जो हमारी खुराक है या हमारी जो हमारा रिस्क है उसमें बेतहाशा इजाफा कर दिया जाता है। और हम देखते हैं कि बाकी रमज़ान मुबारक में जो जिस तरह का माहौल होता है हमारे अतराफ़ में, तो तरह तरह के खाने बनते हैं, चाहे वो बाज़ार हो, बाहर हो या फिर घर के अंदर हो, हर जगह एक फेस्टिविटी का माहौल दिखाई देता है। ऐसे में खाने को रेजिस्ट करना एक बड़ा मुश्किल काम है और फिटनेस को बरकरार रखना उससे भी मुश्किल काम है। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक में हम खाते बहुत ज़्यादा हैं और यही खुशी का एलिमेंट है कि सारा दिन हम रोज़ा रखते हैं, फिर उसका जो हमें गिफ्ट अता किया जाता है वो खाने की सूरत में अदा किया जाता है। तो मयाना रवी इख्तियार करने का भी कहा गया है, किस तरह इख्तियार की जाए, खाने को बैलेंस किस तरह रखा जाए कि हमें बाद में रात गए वो तंग ना करे या फिर हमारी जो फिटनेस है उसको बरकरार रखने का सिलसिला किस तरह। तो हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, डिस्कस कर लेते हैं। शाहीना शुमाइल हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शाहीना शेफ़ हैं और हमें ज्वाइन किया है, आपसे भी डिस्कस करेंगे। आपके साथ साथ अमरीन हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं। अमरीन कैसी हैं? तो एक तो थोड़ा सा आज माहौल भी बड़ा लेथार्जिक सा है, नींद का एलिमेंट भी है, फिर उसके बाद ओवर ईटिंग का एलिमेंट भी है। ये यूजुअली मैं तो इससे गुजर रहा हूँ आज थोड़ा सा। तो ये बताएं कि आपका काम है खाने बना के खिलाना लोगों को, तो आप तो कहती हैं, प्रमोट करती हैं कि भाई ज़्यादा खाया जाए, ठीक है? नहीं, ज़्यादा नहीं खाया जाए, अच्छा खाया जाए, क्वालिटी फूड खाया जाए और जो है वो डिलीशियस खाया जाए, मज़ेदार खाया जाए। ये बात तो बिल्कुल है कि अब उसमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छा खाएं, अच्छा पकाएं, फ्रेशली खाएं। सबसे ज़्यादा सजेस्ट मैं यही करती हूँ कि आप जो भी आपका रॉ मटेरियल आ रहा होता है, आपका किचन की तमाम चीज़ें आ रही होती हैं, आप मीट ला रहे होते हैं, आप वेजिटेबल्स ला रहे होते हैं, फ्रूट्स ला रहे हैं, आप फ्रेश लेकर आएँ। अगर आप वो सारी चीज़ें फ्रेश लेकर आएंगे और एक लिमिटेड पोर्शंस में खाएंगे और उसको मैनेज करके खाएंगे कि अगर आपने ड्रिंक बनाया है उसके साथ, अगर आप कोई फ्राइड चीज़ खा रहे हैं तो आप कोई चीज़ स्टीम कर लें। तो स्टीम की तरफ भी आप लोगों का थोड़ा सा रुझान होना चाहिए। जब हम स्टीम फूड की तरफ आते हैं तो उसमें हमारे ये वाले सारे जो मसाइल हैं ना, ये कम हो जाते हैं। तो स्टीम फूड्स की भी बहुत सारी रेसिपीज़ आ गई हैं और अब तो इतनी ज़्यादा वेरिएशंस आ गई है, फ्यूजन्स आ गए हैं। अगर मैं बात करूँ तो हम जैसे अभी बेसिकली मैं शीर खुरमा, जैसे आपको पता है सबके घरों में बनता है, ईद अभी आएगी और बनेगा। आप फ्यूचर की बातें करिए, बहुत टेम्पटिंग बातें कर रही है, रोजे की हालत है। तो उसमें क्या होता है कि ना मैं यहाँ बैठी हूँ, आप लोगों के मुंह में पानी है। सही बात, बिल्कुल ऐसी है। शेफ्स अगर बात खाने की ना करें तो कौन सी बात? सही बात, नहीं, दैट्स ट्रू। तो उसमें हम फ्रूट्स ऐड कर देते हैं। तो अब हम ये करें कि अब जैसे बिरयानी में भी फ्रूट्स ऐड हो रहे हैं, तो आप अपनी जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को मर्ज करके कुछ रेसिपीज बनाएं, कुछ नया क्रिएट करें। मतलब हेल्दी होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, जो भी बनाएं खाएं, हेल्दी होना चाहिए। अच्छा अमरीन, चूंकि ज़ाहिर है शाहीना का तो काम है क्योंकि अच्छे अच्छे खाने बनाना और फिर टेम्प्ट करना
लोगों को, लेकिन मुश्किल हो जाता है ना कभी कभार कि आप, और फिर जाहिर है रोज़े की कैफियत ऐसी है कि सारा दिन आप खाते पीते नहीं हैं, अल्लाह पाक के जो अहकामात हैं उस पर चलने की कोशिश करते हैं, और फिर जब खाना सामने आता है तो रहा नहीं जाता एकदम से शाम अफ्तार के बाद। तो ऐसे में बैलेंस किस तरह रखा जाए कि ज़्यादा ना खा लें, क्योंकि ज़ाहिर है रात में फिर सो जाना है, सुबह उठ जाना है, सैरी भी करनी है, तो इस सिचुएशन को बैलेंस किस तरह रखा जा सकता है? एक तो हमारा ट्रेंड है ना ये कि जैसे रमज़ान में अफ्तार में वो पकोड़े और समोसे, ये तो है लाजमी, आई थिंक दस्तरखान इनकम्प्लीट होता है इसके बगैर। और एक ये भी आजकल चल रहा है कि आपने अगर एक समोसा खाया तो आपको 2 किलोमीटर तक रन करना है, इतनी कैलोरीज आपका इनटेक हो जाता है एक समोसे से। एक समोसा, और जो 2 खा लेते 3 जरूरी नहीं है ये अक्सर बेशतर डराने के लिए भी बोला जा रहा था। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा समोसा खा रहे हैं, बाहर का समोसा खा रहे हैं, घर का बना हुआ हेल्दी समोसा खा रहे हैं। वैसे तो 1 बाइट आजकल छोटे-छोटे भी आ गए हैं, समोसा भी खा सकते हैं, लेकिन यही है कि अब रेगुलर बेस पे वो जो मैदा है वो उसका इनटेक करना भी सही नहीं, सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो आपको फिर डायबिटीज की तरफ ले जाता है। जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें बैलेंस रखने के लिए बेहतर तरीका ये है कि आप फ्रूट्स का अच्छा इनटेक करें अफ्तारी में, लाइक हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन एक मैं आना रवि के साथ एक इत्तेदाल में रह के, कि जैसे अब काले चने भी खा सकते हैं जो हमारे रेगुलर बेस पे बनता है, जैसे प्रोटीन है, प्योरली प्रोटीन है हमारा उसका। उसके अलावा दही बड़े भी खा सकते हैं, अगर उस पर से शुगर निकाल दें, जैसे शुगर के बगैर बना सकते हैं, सब ज़रूरी नहीं है। तो हर चीज़ का इंटेक करें, लेकिन एक नॉर्मल पोर्शन वाइज डिवाइड करके हेल्दी ईटिंग की तरफ है, बजाय इसके कि अपने आप को बिल्कुल ही दिल मार के बैठ गए, ऐसा भी नहीं करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से अपने आप को चलिए, बिल्कुल ये तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आप जो अपनी ईटिंग हैबिट्स हैं उन्हें हेल्दी बनाना ज़रूरी है। शाहीना, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो अमूमन बच्चों में ख़ास तौर पर, या फिर कोई घर का कोई भी ऐसा फ़र्द हो जिसमें बहुत ज़्यादा फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाता है कि जी अगर ये बनाया तो ये तो मैं नहीं खाऊंगा, मुझे ये चाहिए। तो ऐसे में डिशेस का जो वो है वो दस्तरखान पे वो भी ज़्यादा लगा दी जाती हैं, फिर उसके बाद ओवर ईटिंग का जो एलिमेंट है वो भी आ जाता है, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा भी खाते हैं, तो बहुत ज्यादा बन जाता है। एग्जैक्टली में जाते हैं तो वहाँ पे इतने सारे डिफरेंट जो है वो पकवान होते हैं। अच्छा, इसको किस तरह रोका जाए अपने आप, क्योंकि ज़ाहिर है खाने से रोकना, कहते हैं आप टेबल तक पहुंच गए तो फिर रोकना मुश्किल है। दस्तरखान की हर चीज चखना भी सुन्नत है, बेशक, बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप खाएं, लेकिन लिमिटेड खाएं, और बेसिकली ये होता है कि आप देख लें कि आपकी फैमिली में कितने पर्सन्स हैं, उनके क्या मूड्स हैं, उससे क्योंकि 4-5 डिशेस तो आपने अफ्तारी में तो बनानी, सहरी में तो हम लोगों का चल जाता है, अंडा पराठा और कीमा कबाब, इस तरह से हम बैलेंस कर लेंगे। लेकिन जो अफ्तारी वाले जो एक एलिमेंट होता है ना, रोजेदार का जो एक एलिमेंट होता है, अच्छा मैं एक चीज कहूँ कि एक ही महीना तो आता है, हाँ बिल्कुल, तो आप उसको एंजॉय करें, लेकिन इसका ये मकसद नहीं आप बहुत ज़्यादा पकौड़े खा रहे हैं, आप समोसे खा रहे हैं, और लाइक आप जैसे फ्रूट चाट बना रहे हैं तो आप उसमें शुगर को स्किप कर दें, सही। आप ब्राउन शुगर की तरफ आ जाएं, और वैसे ही फ्रूट्स इतने मीठे होते हैं, आपको क्या जरूरत है। अच्छा, बल्कि ये आपकी बात बड़ी जबरदस्त थी कि इंतजार तो रहता है ना हमें, 11 महीने में इंतजार करते हैं कि रमजान का महीना आएगा और फिर उसके बाद ये फेस्टिविटी, और यकीनन ये बड़ा मुसलमान होने की हैसियत से ये कितना खूबसूरत एलिमेंट है कि बाजार सज जाते हैं, गलियां सज जाती हैं, दस्तरखान सज जाते हैं, वो एनवायरनमेंट और यूनिटी का एलिमेंट भी दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, उसमें आप एंजॉय कर रहे होते हैं, फिर वो जो तरावी की आवाज आ रही होती है गलियों में, क्या बात है, वो कितनी खूबसूरत आवाज होती है, तो वो इतना हम मिसिंग करते हैं। हर चीज एक बहुत खूबसूरत है अगर हम उसको देखें उस सेंस में और उसको लेके चलें। इसी तरह से जो रेसिपीज हैं वो आप इस तरह की बनाएं, वो हेल्दी, मैं आपको पहले ही बताया कि मैंने स्टीम की तरफ आ जाएं आप लोग, इसके अलावा जो है वो आप रोस्टेड की तरफ आ जाएं, आप अवन में रोस्ट कर लें, आप जो है वो ब्लांचिंग की तरफ आ जाएं, ब्लांच करके पोर करके आप जो है वो रेसिपीज अपनी खाएं। आप प्रोटीन्स आप ले रहे होते हैं, लेकिन आप उसको जो अगर आप न्यूट्रिशन वैल्यूज देख लें तो उसके हिसाब से तो फिर आपका पोर्शन जो है वो परफेक्टली हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा अमरीन, मुश्किल काम है वैसे तो, क्योंकि ज़ाहिर है जो रमज़ान मुबारक में एक तो इबादत का सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर उसके बाद खाने पीने का सिलसिला भी बढ़ जाता है, हमारा सहरी हो या इफ्तार हो, अमूमन वर्कआउट या इस तरह की सिचुएशन बन नहीं पाती, लेजी भी हो जाते हैं थोड़े से। इफ्तार, रोज़ा इफ्तार करने के बाद फिर दिल चाहता है कि बंदा लेट के या तो खबरें देख ले, टीवी देख ले, या फिर चलें आराम कर लिया जाए। तो इस सिचुएशन में भी हम किस तरह फिटनेस को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम थोड़ा सा वक्त निकालना चाहें तो आइडियल टाइम आपको क्या लगता है
रोजे की हालत में भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप Best थोड़ा time वर्कआउट कर लिया जाए हाँ। तो आई थिंक बॉडी ज्यादा उसको वो लेती है। बेस्ट टाइम ही रोजे की हालत में है। सही, ठीक है। और ये भी अब देखना पड़ता है कि इसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, बॉडी इतना बर्दाश्त कर सकती है नहीं कर सकती। लेकिन जो बेस्ट टाइम है ना, जैसे अफ्तार से पहले का जो टाइम है, उस वक्त यूजुअली होता ये है कि हमारी जो बॉडी है वो हमने बहुत टाइम तक खाया पिया हुआ नहीं होता, कैटाबॉलिक स्टेट में है। सही, ठीक है। तो उस वक्त जो आप जो भी वर्कआउट करेंगे वो उसका आपको डबल फैट बर्न होगा। आई थिंक वो कैलोरीज ज्यादा बर्न होगी। कैलोरीज ज्यादा जैसे आपकी बर्न होगी। जैसे इसका कहने का मकसद ये है कि यूजुअली हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं वर्कआउट करने से पहले। लाइक हमने 2 बनाना ले लिया, या फिर हमने लाइक जो प्री वर्कआउट प्रोटीन वगैरह ले रहे होते हैं। लेकिन जब हम फास्टिंग में कर रहे होते हैं, यानी रोज़े की हालत में होते हैं, तो हमारी जो बॉडी है ना, वो इंटरनल जो हमारा फैट है उसी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रही है। इस तरह से फैट बर्निंग का प्रोसेस तेज़ हो जाता है। तो आप उस वक्त अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं, अच्छी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि वर्कआउट अपना फास्टिंग टाइम पे ही कर लें। और जिनसे नहीं होता फिर ऑब्वियसली फिर हम उनको अफ्तार के बाद का ही बोलते हैं। लाइक अभी जैसे हम बूट कैंप कर रहे हैं, अफ्तार के बाद वो चल रहा है माशाल्लाह, काफ़ी फीमेल्स अब उसमें इंटरेस्ट भी लेने लगी। पता है कि हमें खाया है तो उसको थोड़ा बर्न भी करने की ज़रूरत है। ये अवेयरनेस अब आ गई है काफ़ी हद तक लोगों में। बिल्कुल सही, राइट। अच्छा शाहीना, जिस तरह अमरीन ने कहा कि एक तो वर्कआउट रोज़े की हालत कर लिया जाए, अब रोज़े की हालत में ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है बाज़ औक़ात के एनर्जी कभी कभी बहुत लो हो जाती है, हमने सहरी सही ना की हो, तो फिर ज़ाहिर पूरा दिन गुजारना, फिर मौसम का एलिमेंट भी है। तो ऐसी सिचुएशन में सहरी में क्या एलिमेंट शामिल किए जाएँ खाने पीने में कि जो पूरे दिन की, चाहे वो आउटडोर भी हैं, कुछ हमारे भाई बहनें आउटडोर काम करते हैं, धूप के नीचे होते हैं हर वक्त, तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, प्यास का एलिमेंट भी बढ़ जाता है। तो कौन सी ऐसी एलिमेंट शामिल किए जाएं सुबह सहरी में कि सारा दिन बहुत अच्छे से गुजर सके? सही। सबसे पहले तो आप दही का इस्तेमाल करें। अगर हम दही का इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक तो हमें प्यास भी कम लगती है, दूसरा ये होता है कि एक हेल्थ प्रोटीन है, आपको पता है दही में जो है वो, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी स्ट्रांग रहती है, आपको प्यास नहीं लगती है और आप एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहता है। दही ठंडा भी रखती है आपको, जैसे अभी आपको पता है कि मौसम हमारा वेदर चेंज हो गया है, तो गर्मी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको भी आप इसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं आप सहरी में दही। और इसके अलावा मैं कहूँगी बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि हमें खजूर सिर्फ अफ्तारी में खानी है, तो आप खजूर सहरी में भी लिया करें। तो सहरी में जब आप खजूर लेंगे तो भरपूर ग़िज़ाई एग्जैक्टली, जबकि सीरत तैयबा से भी मिसालें मिलती हैं कि चाहे कोई भी वक्त हो, खजूर का जो इस्तेमाल है बड़ा पॉजिटिव है। बिल्कुल। और मैं अगर बताऊं कि मैंने पहले क्या किया था, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये था कि रमज़ान में ही हमने खजूर खानी है। अब मेरे घर में होता है, मेरे फ्रिज में पूरा महीना जो है पूरा एयरली जो है वो खजूर रहती है। मेरे बच्चे फ्रिज खोलते हैं तो उनको नजर आती है, तो उनका दिल करता है तो वो निकाल के लेते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो आपने इस तरह से, इसके अलावा प्रोटीन बार्स अब आपको पता है कि बन रहे हैं आजकल, जो है वो उसका कॉन्सेप्ट आ गया है। प्रोटीन बार्स हो गए, प्रोटीन ब्राउनीज हो गई, इसके अलावा प्रोटीन शेक्स हो गए, हम वो आप सहरी में बनाएं तो सहरी में प्रोटीन शेक्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अगर हम अफ्तारी में लाइट जैसे जो है वो ले रहे हैं, शरबत वगैरह हम लाइट ले रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं, फ्रेश जूसेस की तरफ आ जाएं। वैसे भी कि ये नहीं है कि आप जो, आपको पता है कि वो जो मार्केट में मिल रही होती हैं बॉटल्स या वो जो भी मिल रहा होता है, आप उसको घोल के जो बना रहे होते हैं उससे हट जाएं और आप फ्रेश की तरफ आ जाएं। फ्रेश फ्रूट्स के बनाएं, आप फ्रेश फ्रूट्स के खुद भी बना के आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। आपको पता है कि इसका मौसम नहीं है, लेकिन आपने बना के फ्रिज में स्टोर आपने उसका पल्प निकाला और पल्प से आप बना के रखें डिफरेंट, तो वो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों को आप जो है नेचुरल चीज़ों की तरफ लेके जाएं। जब आप बच्चों के लिए करेंगे तो आप खुद भी वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इसी तरह से जो है वो एक अच्छी हेल्दी आपकी जो है वो डाइट हो जाएगी और सहरी हो जाएगी। बिल्कुल राइट शाहीना, बिल्कुल ठीक। अमरीन, जिस तरह शाहीना ने कहा कि ज़ाहिर हम दोनों चीज़ें साथ इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि एक तरफ अगर खाना पीना हो भी जाता है, ज़्यादती हो जाती है या फिर ज़्यादा खा लिया, तो दूसरी तरफ हम वर्कआउट करके उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर जिम जाने का टाइम नहीं है, लेट्स सपोज, क्योंकि ज़ाहिर रात में तरावी पढ़ने चले जाते हैं, सुबह भी इबादत का सिलसिला है, दोपहर में कुरान पाक की तिलावत है, बहुत ज़्यादा इबादतें बढ़ जाती हैं, रूटीन से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जो उम्मत मुस्लिमा है वो प्रैक्टिस करती है कि कोशिश करके ज़्यादा अल्लाह ताला की रज़ा है उसे शामिल हाल किया जाए। तो अगर नहीं है जिम जाने का टाइम, तो फिर घर में कोई ऐसी एक्सरसाइजेस, बेसिक स्टेप्स, लेटे हुए बैठे हुए क्या कर सकते हैं? लेटे हुए बैठे हुए से बेहतर है कि आप वॉक कर लें। ओके, नॉर्मल वॉक तो अगर आप शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल, खाने के बाद खास। हाँ, बेस्ट टाइम है कि वैसे होता है तरावी भी बहुत अच्छा ही बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपका इतना लॉन्ग टाइम के लिए आप खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, जाहिर सी बात है पूरी एक नमाज हमारी एक्सरसाइज ही है। बेशक। तो वो भी उसके अलावा आपसे वॉक शामिल कर सकते हैं। सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं, एब्स वगैरह की, लेग रेजेस वगैरह हो गई, क्रंचेस हो गई। तो ये मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगी
जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। अदरवाइज हम हर एक्सरसाइज नहीं रिकमेंड करते क्योंकि आप किसी के सुपरविजन में करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अपने आप को हार्म पहुंचाना या कोई गलत एंगल लगाना, गलत पोस्चर से भी इंजरी हो सकती है। बाज़ों का नॉर्मल जो हम क्रंचेस कर रहे होते हैं उससे भी आप अपने नेक को कंटिन्यूसली गलत मूवमेंट की वजह से सर्वाइकल की तरफ ले जाते हैं, जिसमें हम शोल्डर नहीं लिफ्ट कर रहे होते हैं, अपने नेक को मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो बेहतर यही होता है कि आप जब तक किसी इंस्ट्रक्टर के अंडर में नहीं हैं, आप खुद से, अक्सर लोग आजकल ये भी होता है यूट्यूब में देखा और अपने पे अप्लाई कर लिया चीज़ें। अब तो बेसिक टीचर यूट्यूब भी बनता जा रहा है, तो वो उसको देखा, तरह के लोग, हर कोई अपना बताता है, हर कोई वही एक इंस्ट्रक्टर बन गया, यूट्यूब से देखा और अप्लाई कर दिया। लेकिन उसी की वजह से क्या होता है, फिर इंजरी लेके बैठे होते हैं कि बैक इंजरी हो गई या नी पेन हो गया या सर्वाइकल इश्यूज हो गए। तो बेहतर है आप किसी से पूछ लें, किसी को देख लें, किसी से समझ लें कि कैसे करना है वो। और कुछ नहीं समझ आ रहा, नॉर्मल वॉक को अपना एक रूटीन बना लें, हैबिट बना लें कि हमने वॉक करनी ही करनी है, हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा वर्कआउट का या एक्सरसाइज का, वरना अच्छा तो यही है कि आप किसी के अंडर में वर्कआउट करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाहीना, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो सहरी नहीं करते, यूजुअली उठे, पानी पिया और फिर सो गए। ऐसे में बॉडी भी काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज का शिकार हो जाती है, क्योंकि ज़रा अगर सहरी की बात की जाए, बहुत ज़्यादा अहमियत है उसकी, शरीयत भी बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देती है। फिर उसके बाद इफ्तार की तो अपनी खूबसूरती है। तो सहरी ना करना, सो जाना, या फिर उठे, पानी पिया, नमाज पढ़ी और सो गए, ये थोड़ा बॉडी को डैमेज कर सकता है ड्यूरिंग द डे, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ा एक खूबसूरत कैफियत है। अगर आपने सहरी की है तो फिर पूरा दिन आप सर्वाइव कर सकते हैं, उस पर अल्लाह पाक के अहकामात हैं। तो क्या कहेंगे, बैलेंस सहरी कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। जिसी तरह बैलेंस अफ्तारी ज़रूरी, इसी तरह बैलेंस सहरी बहुत ज़रूरी है। सहरी ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप सहरी नहीं करेंगे तो आपका पूरा दिन जो आपकी एक एनर्जी लेवल होता है वो डाउन रहेगा। आप तमाम काम कर रहे होंगे, तमाम चीज़ें आप सारी मैनेज करेंगे, लेकिन आप अपना 100% दे नहीं पा रहे होंगे। 100% नहीं दे सकते, आप 50% भी नहीं दे सकते। मैं तो भूख और प्यास का एलिमेंट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें। फिर उसके बाद आप अनहेल्दी हो जाते हो, आपके डार्क सर्कल्स पड़ने लगते हैं, आपकी स्किन जो है वो ग्लो नहीं करती है, आपकी हाइड्रेट ही नहीं होगी बॉडी। जब आपने सहरी नहीं करी हुई है, आपने इतना ज़्यादा लंबा गैप दे दिया है, तो जो कुरान पाक में, जो शरीयत में हमारे जो गैप दिया है, हमें उसको लेके चलते हैं, तो उससे हमें एक प्रॉपर डाइट और प्रॉपर मील्स मिल रहे होते हैं। अगर हम देखें तो अफ्तारी में हम इतनी सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, उसके बाद खाना, मतलब आ रहे हमारे तीनों वही जो एक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसी तरह से ये थोड़ा सा रूटीन टाइमिंग में फर्क आ जाता है, चेंज कर दी हैं। तो बस यही है कि सहरी ज़रूर करें, और सहरी में आप कोशिश करें, जैसे मैंने जिक्र तो किया कि पराठे बहुत हेल्दी होते हैं, खाने चाहिए, लेकिन अगर आप पराठे बना रहे हैं, एक तो आप वाइट आटा इस्तेमाल ना करें, ठीक है। आप जो है वो लाल वाला जो चक्की का जो आटा होता है आप वो इस्तेमाल करें। साथ साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने जब ये, तो आप देसी घी की तरफ आ जाएं। आप उससे, अगर आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून आपने जो है वो देसी घी में पराठा बनाया तो वो आपके लिए हेल्दी है। वरना बहुत सारे लोग कहते हैं पराठा वो हम तो नहीं खा रहे, तो बहुत मतलब चिकना होता है और कोलेस्ट्रॉल है, ये टिश्यू में रोल करके खा रहे होते हैं। आप जो है वो गुड फैट्स लें, गुड फैट्स आपको ज़रूरी होते हैं, आपकी स्किन ग्लो होती है उससे, आपकी बॉडी जो है वो एक, आपके अंदर एनर्जी रहती है। तो आप बटर में बना लें, आप देसी घी में बना लें, तो इस तरह से आप, इसी तरह एग्स भी आप जो है वो बहुत सारी तरीक़ों से बनाएं, मशरूम्स एग्स बनाएं आप, चीज़ एग्स बनाएं आप, तो आप इस तरह की सारे स्प्रिंग अनियंस एग्स बनते हैं, जिसमें आप डिफरेंट स्प्रिंग्स जो हमारी वेजिटेबल्स होती है ना, ग्रीन कलर की जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं, आप तमाम उसमें डाल के एग्स बनाएं, बहुत हेल्दी होता है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है। इसी तरह से आप बस सहरी जो है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, राइट। बड़ा अच्छा आपने बताया, काफ़ी सारी चीज़ें आपने शामिल की। अच्छा अमरीन, खाना खा के, चाहे वो सहरी हो या फिर इफ्तार हो, क्योंकि ज़ाहिर है कभी कभी जैसे हम कह रहे हैं कि ओवर ईटिंग का एलिमेंट भी होता है, खाना खा के फ़ौरन नमाज पढ़ी और सो गए, ठीक है, कोई हमने वॉक नहीं की या फिर कोई ऐसी एक्सर्शन नहीं की कि जिसके बाद थोड़ा ये कि बॉडी में एटलीस्ट थोड़ी कैलोरीज बर्न हुई हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं, या फिर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया। ऐसे में अमूमन देखते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में, क्योंकि ज़ाहिर ओवर ईटिंग का एलिमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो फिर डॉक्टर्स के पास भी बहुत सारे केसेस आ रहे होते हैं जिसमें पेट खराब हो जाना, फिर उसके बाद वॉमिट की सूरत हाल हुई। तो इसको बैलेंस किस तरह रखा जाए? खाना खा के फ़ौरन सो जाना भी कितना डेंजरस हो सकता है, ये बताइएगा। खाना खा के देखिए फ़ौरन तो सोना नहीं चाहिए, तो थोड़ा उसको टाइम तो दें डाइजेस्ट होने का। हाँ एग्जैक्टली, वो सिस्टम स्लो ना करें। हाँ, सिस्टम स्लो ना करें। खाते साथ सो जाना, एक तो आपका वेट भी बढ़ रहा होता है इस तरह से कि आपने अपने सिस्टम को ही ख़राब कर दिया बेसिकली। और इसी तरह से अभी जैसे शाइना ने बात की वाइट आटे का इस्तेमाल, ये वाइट आटा मैदा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये बिल्कुल
ख़त्म कर दें लाइफ से, रूटीन से अपने, क्योंकि ये आपको फिर डायबिटीज़ वगैरह डॉक्टर्स भी मना करते हैं। फाइबर के साथ होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, रिफाइन नहीं होना चाहिए। इससे मसला ये होता है कि हमारा जो पेंक्रियाज है, डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत जो उस पर बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है, उसको इंसुलिन रिलीज़ करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है, और रेगुलर बेस पे लेना शुरू हो जाए तो वो एक टाइम आता है कि बंदा फिर डायबिटीज़ की तरफ आ जाता है। तो कोशिश ये करें कि आप ये चीज़ें ज़रा स्किप करें। पराठा वाकई खा सकते हैं, बट यही है कि देसी घी, एग्जैक्टली देसी घी के साथ कोशिश करें कि उसको, जैसे रोटी हम सेकते हैं, रोटी को ऊपर रॉ फॉर्म में हमने बिल्कुल वो ऐसा भी ना हो कि हमें बहुत ज़्यादा ऑयल लगे, 1 टीस्पून वो लगा दिया देसी घी, और उसको इस तरह से लें, उसको तलने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, तो वो आपके लिए गुड फैट चला गया बॉडी में। प्रॉपर कार्ब्स, प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर फैट का जाना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। नाश्ता इसी तरह से या सहरी आपका जो है वो फ्यूल है बॉडी के लिए। बगैर सहरी किए जो सो जाते हैं और समझते हैं बहुत महान काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी फिट हो जाएगी, वो अपने आप को बेसिकली बहुत जल्दी बूढ़ा कर रहे हैं। सही। बहुत जल्दी आप एज की तरफ, आपकी एज जो है 10 साल आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही। नहीं, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट शाहीना। यही बात मैं करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब बात की जाती है जो अफराद डायबिटीज़ का शिकार हैं या फिर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि ज़ाहिर रोज़ा रखना थोड़ा सा मुश्किल दरपेश हो रही है, दवाई का एलिमेंट है, 3 टाइम लेनी है, ऐसी सूरत हाल में जो डायबिटिक अफराद हैं या फिर ब्लड प्रेशर के अफराद हैं और दीगर जो बीमारियाँ हैं उसमें मुब्तला अगर रोज़ा रखना भी चाहते हैं, ठीक, और ये जो फरीज़ा है इसे पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आइडियल चीज़ें क्या हैं जो कि सहर और इफ्तार में की जाएँ? कोई ऐसी प्रैक्टिस बताएं कि बॉडी बैलेंस रहे, आपकी डायबिटीज़ भी ना हाइप करे, ऊपर नीचे ना जाए। इस कौन से ऐसे डूज एंड डोंट्स ज़रूरी हैं? सही। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो वही वाली बात आ जाती है, अगर आप फ्रूट चाट खाएं तो आप उसमें से शुगर स्किप कर दें। ठीक है। और फ्रूट्स में भी, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स में जो है शुगर ऑलरेडी होती है, ज़्यादा होता है, बिल्कुल ऐसी, तो उसमें भी आप वो फ्रूट्स चूज करें कि जिसके अंदर शुगर का जो है वो इंटेक कम होता है। सही। तो इसके साथ साथ एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि अब आप देखें कि बहुत सारे सूप्स ऐसे बनते हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा, जो हमारे बीपी के जो है वो पेशेंट्स होते हैं, जो हमारे शुगर पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होते हैं। जैसे पोटैटो लीक सूप बनता है, इसी तरह मशरूम सूप होते हैं, क्रीम ऑफ मशरूम सूप होता है। लेकिन तो हमें आपको नहीं लगता इफ्तार के वक्त तो हमें ठंडा चाहिए कुछ? नहीं, ज़ाहिर है वो कहते हैं एक प्याज का एलिमेंट भी है, ये चीज़ ठंडा अगर आप ले रहे हैं, अच्छा बहुत इस पे भी कंट्रोल करना आई थिंक काफी बेहतर कर सकता है आपको। आप ये वाले सूप जो है वो सहरी में लें, ये एक तरीके की प्रॉपर जो है वो डाइट हो जाती है, प्रॉपर मील हो जाता है। इसमें आपको जरूरत नहीं होती कि आप ये भी खा रहे हो, आप पर मतलब आपने नॉर्मल सिर्फ एक सूप भी, एक बाउल भी आपने पी लिया तो बहुत हेल्दी है। लेंटिल सूप भी है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी देता है आपको। तो लेंटिल सूप जो है वो आप बेसिकली डिफरेंट, उसके अंदर लेंटिल्स ले लें, वो आप जो है वो मसूर की दाल भी ले लें, तो आप जो है वो माश की भी थोड़ी सी ऐड कर लें, तो मूंग की भी ऐड कर लें, मूंग की ठंडी होती है, मतलब डिफरेंट दालों के डिफरेंट जो है वो आपको होता है मिक्स। अगर आप लेंटिल्स का बनाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर जो है डिटॉक्सीफाई आपने करने के लिए आपने उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर दी, आप उसके अंदर लौकी ऐड करें, वो बहुत अच्छा रहता है। साथ साथ आप उसके अंदर अगर आपको मोर फ्लेवर उसको जो है वो फुल करना है तो आप उसके अंदर थोड़ा चिकन ऐड कर दें, और आगे लेकिन आप स्पाइसेस को कम करें। अच्छा, हम जो शेफ्स होते हैं, हमारा जितना भी जो फ्लेवर आता है वो स्पाइसेस से आता है, लेकिन अगर शुगर जो पेशेंट्स हैं, आप उसमें आप सॉल्ट का जो है वो कम कर दें। सही। उसकी जगह जो है सॉल्ट तो इन एनी केस आई थिंक सॉल्ट तो कम ही लेना चाहिए, कम ही लेना चाहिए। कि चीनी, और अगर आपको बात बताऊं तो मैंने अपनी जिंदगी से जो है वो ये दोनों चीजों को निकाला हुआ है। Exactly. शुगर का तो मैंने बिल्कुल ही स्किप किया हुआ है, मतलब मुझे कोई 8-10 साल हो गए, मैं मतलब ठीक, मतलब मैं ये नहीं है कि उसके सब्स्टिट्यूट तलाश करी हूँ, कोई ऑल्टरनेट तलाश करी हूँ कि नहीं, आप जैसे इस तरह की चीजें आती हैं आपको पता है डिफरेंट, उससे आप शुगर, आप अगर ब्राउन शुगर नहीं तो आप वाइट, मतलब जो है अब मैं तो फीकी चाय ही पी लेती हूँ। सही, बिल्कुल ठीक है जी। अमरीन, चूंकि वक्त कम है, आखिरी हमारे पास कुछ लम्हात हैं, कोई ऐसी टिप या फिटनेस की कोई ऐसी आपको देना चाहें जो कि इस महीने में थ्रू आउट हम प्रैक्टिस कर सकें, वो ज़रा बताइएगा हमसे। अभी जैसे अफ्तार में ही जैसे थोड़ा सा मैं एक बात कहूँगी कि जैसे फ़ौरन रोज़ा खोलते साथ एक तो पानी जो पी लेते हैं, हाँ एग्जैक्टली, उससे ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होती है और आप प्रॉपर खा भी नहीं पाते, उसी वक्त स्टमक आपका सकता फुल हो जाता है। और एक ये जो शरबत का इस्तेमाल होता है रेगुलरली, जो रूह अफ़ज़ा हो गया, ये सारी चीज़ें आप, बेहतर ये है कि आप फ्रूट्स काट के फ्रिज में रख दें, वो थोड़ा सा पानी भी छोड़ देते हैं, सही। वो इतना ठंडा भी हो जाता है कि आपकी जो वो तस्कीन मिल जाती है जिसको वो उसको फुलफिल कर सकता है और एनर्जी भी देगा। उसके बाद आपने जैसे कि जो आपके नॉर्मल अफ्तार में है, दही बड़े या
जो भी काले चने वगैरह इस टाइप की चीज़ें आपने खा ली, फिर आपने थोड़ा पानी पीना, राइट राइट, बिल्कुल या नमाज पढ़ के पानी पी लें जी, जितना भी आपको इंटेक करना है। प्रॉपर आपने अपना इंटेक पानी का इसी दौरान रखना है, जैसे अफ्तार से लेके सहरी तक जितना पानी पी सकते, सोने से पहले तक ज़्यादा पानी पी के सोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पानी पी के सोएंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह, आपके जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके नुकसानदेह, वो इतना स्टोर करके रखेगा पानी तो आपका किडनी भी इन्फेक्टेड होना शुरू हो जाता है। राइट, बिल्कुल सही। अमरीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपने वक्त निकाला। शाहीना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी बड़ी टेम्पटिंग बातें की हैं खानों की। थैंक यू सो मच, यू वेलकम। यहाँ लेते जी आपसे इजाज़त। उम्मीद है आज के प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले जुम्मे की सुबह। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।